नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में बात करेंगे अनट्रांसलेटिबिलिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब आप सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो कौन कौन सी जो दिक्कतें आती है। सबसे पहले तो ट्रांसलेटिबिलिटी का मतलब होता है जो आप ट्रांसलेट कर पाओ, और अनट्रांसलेटिबिलिटी मीन्स कि इम्पॉसिबिलिटी टू ट्रांसलेट समथिंग। कि इसके बारे में कुछ जो नोशंस है वो हम समझते हैं कि अनट्रांसलेटिबिलिटी क्या होता है। जब हम किसी सोर्स टेक्स्ट को टारगेट टेक्स्ट में जब या टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या क्या हमें डिफ़िकल्टीज आती है, चाहे वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड हो, या कल्चर से रिलेटेड हो, या लेक्सिकल आदि जो चीज़ें होती है उनसे रिलेटेड हो। क्या होता है? unable to be expressed or written down in any language, inability to find out an equivalent of a word or phrase for a source text in the target language. जनरली स्पीकिंग सबसे पहला तो गैप आता है आपका लिंग्विस्टिक अनट्रांसलेटिबिलिटी, और फिर उससे भी बड़ा गैप होता है कल्चरल अनट्रांसलेटिबिलिटी। क्योंकि एक लार्ज गैप होता है सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज के बीच में। क्यों? किसी का कल्चर कुछ और हो सकता है, किसी का कल्चर कुछ और हो सकता है। हमारा इंडियन कल्चर टोटल डिफरेंट है। यही सब बातें हम इस लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक अनट्रांसलेटिबिलिटी की। ये फिर भी जो रिलेटेड लैंग्वेजेस होती है, जैसे हिंदी है हमारी रिलेटेड लैंग्वेज, संस्कृत है, पंजाबी है, यहाँ कंपैरेटिवली इजी होता है ट्रांसलेट करना। लेकिन अनरिलेटेड लैंग्वेजेस जो होती है वहाँ पर हमारे लिए, जैसे चाइनीज़ टू हिंदी, और हिंदी टू चाइनीज़, और जैपनीज़ टू चाइनीज़, या हिंदी टू चाइनीज़ और जैपनीज़, ये हमारे लिए एक हेरकुलिन टास्क जैसा टास्क हो जाता है। अब अगर हम इंग्लिश का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर लें जो हिंदी से थोड़ा सा अलग होता है, अब कैसे सिंटैक्स जो हमारा स्ट्रक्चर है काम करता है ज़रा देखना आप। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको थोड़ी सी एक बात बता देना चाहता हूँ, जो हमारी ट्रांसलेशन है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होती, अप्रोप्रिएट नहीं होती कि एज इट इज़। कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है। लाइक ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही हमारा आ गया सब्जेक्ट, सिंग्स आ गया हमारा वर्ब, एंड अ सॉन्ग आ गया ऑब्जेक्ट। उसी तरह हिंदी में क्या है, वह गाना गाता है, ही सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, तो क्या होते हैं कि वहाँ पे लैंग्वेज के कई अलग डिस्टिंक्ट्स होते हैं, जो ट्रांसलेशन को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बनाने के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारी हिंदी टू इंग्लिश में जैसे उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे आपको हमें उतनी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। अनट्रांसलेटिबिलिटी इज परहैप्स नॉट सो वैलिड इन द केस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एज इट इज़ इन द केस ऑफ सच एज लैंग्वेजेस जैपनीज एंड टू हिंदी, चाइनीज इन टू इंग्लिश, अराबिक एंड इन टू हिब्रू, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज हमें जो है वो लैंग्वेजेस में, जो हमारा सिंटैक्स है, लिंग्विस्टिक अनट्रांसलेटिबिलिटी में देखने को मिलती है। तो ये क्यों होती है? ये जो अब्सर्डिटीज़ है ट्रांसलेशन में, ड्यू टू द डिफरेंस इन सेंटेंस पैटर्न, सिंटैक्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। हमारा इंग्लिश और हिंदी का सिंटैक्स देखिए, सब्जेक्ट टोटली बदल गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बीच में आ गया और वर्ब एंड में चली गई, लेकिन बाकी जगह तो टोटली ही अलग है। अब जो हमारा अनट्रांसलेटिबिलिटी में एक और दिक्कत आती है, दैट इज आवर सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब होता है, माय डियर फ्रेंड्स, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन सेंटेंस। अब मीनिंग, जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, कई बार ट्रांसलेटर फेल हो जाता है उसको प्रूव करने के लिए। जैसे सन्यासी है और मोक्ष है, डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट एज देयर एग्जैक्ट इक्विवेलेंट्स आर नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश। हम उसके लिए एक, क्योंकि इंडियन कल्चर के अनुसार कई इसकी क्या है, फॉर्म्स है। जैसे हमारे उपहार है इन हिंदी, फॉर इंस्टेंस इन इंग्लिश इट इज़ प्रेजेंट, बट इन मराठी इट मीन्स रिफ्रेशमेंट।
और शिक्षा का मतलब इन हिंदी में होता है हमारा जैसे हिंदी में सिग्निफाइज करता है जैसे शिक्षा, और इंग्लिश में इसको टीचिंग और एजुकेशन, लेकिन मराठी में शिक्षा को पनिशमेंट बोलते हैं। अब रिलेशंस जो हमारे संबंध होते हैं, अनट्रांसलेटिबिलिटी में इसकी कैसे प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं तो राइटर्स को डिफ़िकल्टी होती है। हम हिंदी में लिखते हैं आप बड़े को, तो तुम्हारे, तुम छोटे को, हम यहाँ से हमारा रिलेशन जो वो इंडिकेट होता है वो एक्सप्रेस अच्छे से हो जाता है। लेकिन इन इंग्लिश इट इज़ ओनली यू एंड चाचा, ताया, मामा इन हिंदी, लेकिन देयर इज ओनली वन वर्ड इन इंग्लिश दैट इज अंकल, सो इट इज अ वेरी inadequate for translation purpose. So Chinese have words which shows the position of a person in the family, so there is no equivalent word found in English. तो बिल्कुल टोटली अलग हो जाता है। मेटाफोरिकल लैंग्वेज देखो आप, फिगर ऑफ स्पीच सच एज मेटाफोर, सिमिलीज, एलिट्रेशन, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको ट्रांसलेट करना, क्योंकि जो फिगर ऑफ स्पीच जो किसी पार्टिकुलर कंट्री में जो चांद को रेलिवेंस होगी दैट विल नॉट बी सेम एज इन अरबिक कंट्री। हम जैसे पोइम्स रिच इन मेटाफर्स लैंग्वेज व्हेन ट्रांसलेटेड लूज देयर ब्यूटी एंड इफेक्ट। जो हिंदी में हम कहते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, बट दिल को बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, व्हेन वी विल ट्रांसलेट दिस वर्ड इनटू इंग्लिश इट विल बी टोटली डिफरेंट एंड वी विल नॉट प्लीज एट ऑल। सो these words, these metaphorical language totally changes their real meaning and lose their beauty and effect. So slangs, अब slangs होते हैं, slangs are words used in informal day to day language. How? Some जैसे we there are many words that words in Hindi do not exist. जैसे हम कई बार हमारे जो इंग्लिश स्लैंग्स होते हैं that does not exist in Hindi. So how would you react? तो वो जो स्लैंग है that is avoid in translation. So that is also a very part of the untranslatability when you find difficulties while translating some source text. अब कल्चरल गैप क्या होता है? जो कल्चरल अनट्रांसलेटिबिलिटी की बात करें, देयर आर मैनी रीजन फॉर द कल्चरल गैप सच एज एनवायरमेंटल। ठीक है, अब जैसे आप देखते होंगे वर्ड्सवर्थ हु लिव्ड इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, लेक डिस्ट्रिक्ट, उसने डैफोडिल्स लिख दिया। वही सेम पोइम जो अगर रेगिस्तान में बैठा हुआ अगर कोई और टारगेट ऑडियंस के लिए आप उस पोइम को ट्रांसलेट करेंगे तो विल ही फील दैट ऑरा, दैट मिलियो जो डैफोडिल्स लिखते वक्त जो वर्ड्सवर्थ फील कर रहा है? नहीं। सो जो आई कंपेयर, शैल आई कंपेयर दी टू समर डे। सो एलियट का जो वेस्ट लैंड ओपन्स ऑन अ स्टार्टिंग नोट, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, एनी translation of Eliot poem will have to keep in mind why April, the month of rebirth, is not joyful but the cruelest month. So हर एक in India no poet would think of such comparison. So हर एक जो कल्चरल गैप हमेशा रहता है, इन्वायरमेंटल गैप, ट्रेडिशंस। फॉर एन एग्जाम्पल, हर कंट्री का अपना अपना ट्रेडिशन होता है। वेस्टर्न में उल्लू जो है, आउल इज द सिंबल ऑफ विजडम इन यूरोपियन कंट्री वाइल इट इज कंसिडर्ड टू बी द इनऑस्पिशियस इन इंडिया। इसको अशुभ माना जाता है, इसको मूर्ख माना जाता है, हम जब भी कोई कि उल्लू की तरह क्यों बैठा। और वेस्टर्न में आफ्टर अ यंग कपल इन इंग्लैंड उनके ऊपर जूते फेंके जाते हैं और वो शुभ माना जाता है, जबकि शोइंग अ शूज ऑन आफ्टर एनी पर्सन इज वेरी ऑफेंसिव एंड इंसल्टिंग इन इंडिया। तो ये अलग अलग कल्चर है। अब हिस्ट्री भी जो अनट्रांसलेटिबिलिटी में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो फॉर किसी टारगेट लैंग्वेज के लिए किसी हिस्टोरिक इंसिडेंट के ऊपर, जैसे भगत सिंह जो इफ यू इंडियन सेलिब्रेट द हैंगिंग ऑफ फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह,
However, English readers would fail to appreciate the feeling of Indian in such matters because there is a long history of apartheid and its accompanying angst in Africa. Without understanding it, the feeling of African can never be understood. तो हर कंट्री की अपनी हिस्ट्री है, हमारी अपनी हिस्ट्री है. रिलेशन, सबसे पहले वाइल यू आर ट्रांसलेटिंग समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन. जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे को बोलते हैं फॉन्ड बड़े प्यार से काका, और बड़े भाई को बोलते हैं जैसे किसी ब्रदरली जो होता है दादा, भाई, चाचा, जैसे किसी को चाचा बोलते हैं. द कल्चरल गैप विल हैव टू, जैसे दादा बोलते हैं भाई को और चाचा बोलते हैं आप जो आपके फादर के भाई हैं. बट दिस ट्रेडिशन इज अननोन अमंग द इंग्लिश. द कल्चरल gap will have to be filled the translator by either retaining the original tradition or by adding explanatory notes where possible. आपको फिर explanation देनी पड़ेगी. हम जानते हैं. अब बात करते हैं methods to tackle untranslatability. देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी होती है ट्रांसलेशन के दौरान बिकॉज ऑफ लार्ज कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक्स गैप्स के कारण. और हम इसको अबेंडन तो नहीं कर सकते जानते हुए भी कि अनट्रांसलेटेबल इज इजी, बट इज अनफेयर इफ वी अबेंडन इट. द ट्रांसलेटर हैज़ टू थिंक ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसलेटिंग इवन द अनट्रांसलेटेबल. सोचना पड़ेगा. एक ट्रांसलेटर जो है उसको कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा. Through the translation that cultural, linguistic and historical gaps can be bridged to build a world of better understanding and empathy. रामायण भी आज के दौर में हर एक इंडियन लैंग्वेजेस में ही काफ़ी ज़्यादा जो है इसको क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन. चलिए कैसे टैकल कर सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एडेप्टेशन की. एडेप्टेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ चेंजेस एंड मैनिपुलेशंस आर मेड टू द सोर्स टेक्स्ट टू द अचीव द गोल. जो आपका सोर्स टेक्स्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन की जाएगी जबकि आप जानते हैं कि जो आपकी ऑडियंस है, फॉर एन एग्जांपल आप एक हिमाचली है और आप कोई टेक्स्ट सोर्स टेक्स्ट को पंजाबी टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं, तो अब आपको जो बदलाव करना है, जो मैनिपुलेशन करनी है वो पंजाबी टेक्स्ट के अनुसार वहाँ पंजाबी कल्चर के हिसाब से करनी है. आपको बहुत कुछ जानना है और आपको सोर्स टेक्स्ट के साथ जो है अब फिडिलिटी नहीं करनी है. अब आप टारगेट लैंग्वेज को ध्यान में रखकर जो है एडप्ट करना है. आपने अब सब कुछ ध्यान में रखना है कि सेंस भी वहाँ की बननी चाहिए. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है लेविस कैरल का, Alice in the Wonderland in Russian, the translator deliberately replaced English rhymes such as twinkle twinkle little star. क्यों? इंग्लिश की जो राइमिंग है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो लोकल नर्सरी पोएम में बच्चों को पढ़ाई जाती है वो रशियन में वैसी टोन नहीं हो सकती. यू हैव टू रिप्लेस दैट राइमिंग पोइट्री जानबूझ के जो सेंस, ताकि आपकी जो अगर आप बदलना भी चाहते हैं, राइम बदलना भी चाहते हैं अकॉर्डिंग टू रशियन पोइट्री, अकॉर्डिंग टू रशियन कल्चर, तो आपको वो एडेप्टेशन करनी पड़ेगी. अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा. एडेप्टेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू कल्चर यू हैव टू एडजस्ट. सो ये जो ताकि क्यों है ये, बिकॉज एडेप्टेशन इज अ वे ऑफ एडेप्टिंग अ टेक्स्ट एंड ट्रांसलेटिंग इट in a target language in such a way that it becomes intelligible culturally to the new reader. ठीक है, उसे समझने में दिक्कत ना आए. Another way of adaptation is to leave out in translation some portion of the original text found unsuitable for the target audience. तो काफ़ी ज़्यादा जो ट्रांसलेटर को however needs to be cautious about retaining the essence of the source text. तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक जो आपका ट्रांसलेटर है. अब बात करते हैं ट्रांसपोजिशन की. देखिए ट्रांसपोजिशन मीन्स चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस. क्या ध्यान में रखना पड़ता है आपको, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. While translating such a sentence in Hindi, the translator will have to change it in subject, object and verb. और on the contrary English में क्या था, subject, verb and object. तो आपको क्या करना पड़ता है, ये we won the match in English subject, verb and object, and while in contrary in Hindi हम मैच जीते गए, हम मैच जीते सब्जेक्ट, अब मैच आ गया ऑब्जेक्ट, जीत गए won, और यहाँ पे क्या बन गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब.
बोरोइंग। अब देखिए बोरोइंग एक मेथड है। हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो उन्होंने हमारे से कुछ वर्ड्स चुराए हैं जो वो इजीली समझ जाते हैं, जैसे चाय है, पराठा है, कुली है इत्यादि। तो आपको समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर आप ट्रांसलेशन करते वक्त अगर ये वर्ड्स यूज़ भी करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि राइटर क्या कहना चाहता है। अब दूसरा जो वर्ड है दैट इज़ कैल्क, CALQUE। कैल्क मीन्स एक लोन होता है, ये जो एक काइंड ऑफ लोन वर्ड होता है जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं हम। जैसे मान के चलो हमने किसी कोई वर्ड लिखा कि मैंने ये कॉपी किया, तो आप कॉपी को कॉपी नहीं लिखेंगे, आप जब ट्रांसलेट करेंगे आप इसको लिखेंगे इमिटेट, आई इमिटेट दिस। ठीक है। तो पैराफ्रेज होता है। पैराफ्रेज मैंने आपको हम पहले भी बताया था कि पैराफ्रेज जब आप करते हैं तो आप सेंस के ऊपर ध्यान देखते हैं कि सेंस उसकी क्या, उसके जो आप ट्रांसलेट करते वक्त एज इट इज़ तो आप ट्रांसलेट कर नहीं सकते, लेकिन पैराफ्रेज करते हैं टेक्स्ट को ताकि वो उसके नियर 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 पहुंच जाए ट्रांसलेशन। तो ये एक काफ़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो अनट्रांसलेटेबल पॉइंट्स है उसको हम पैराफ्रेज्ड कर सकते हैं। वो इसलिए ताकि थोड़ा बहुत हम समझ पाए, उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाए। फिर हमारा आता है मॉड्यूलेशन, जिससे मॉड्यूलेशन मैंने आपको बताया, जैसे जो रशियन वर्जन है लेविस कैरल का एलिस इन द वंडरलैंड, हम उसको क्या करते हैं, टोटली क्या करते हैं, रिप्लेस रीशेप कर देते हैं। ठीक है। सो साउंड नेचुरल लगे फॉर टारगेट लैंग्वेज। अब दूसरा हम जब बात कर ही रहे हैं तो हमारा जो मेन, जैसे कई बार हम ट्रांसलेट करते हैं, जैसे हम कहते हैं उसे इक्विवेलेंस करना। When we translating cultural bond phrases, the translator has to understand its culture meaning and then translate into the target language. In this way, slangs, proverbs, cliches are translated without losing their essence in source language. हम उसको कैसे संभाल सकते हैं, जैसे घड़ी की चाबी ख़त्म हो गई है, द वॉच हैज़ रन डाउन, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ हूँ, आई फेल्ट वेरी स्मॉल, मतलब कहीं ना कहीं आप नियर डियर पहुँच रहे हैं। तकल्लुफ़ ना करो, डू नॉट स्टैंड ऑन सेरेमनी, बे वाल बाल बचा, ही हैड नैरो एस्केप, खाना परोस दो, ले द टेबल। जो अब बात करेंगे एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, कहीं ना कहीं आप उसके अप्रोप्रिएट पहुँच कर जो ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरा अप्रोप्रिएशन करवाने का आज नहीं है, तो जो आज का लेक्चर था वो इतना ही था दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के लेक्चर बनाने में। उम्मीद करता हूँ ज़रूर लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, और आपका समय शुभ रहे। थैंक यू।